आज से 10 साल पहले जब जॉन सीना के पास ऑलमोस्ट 10 साल पहले जब यूएस चैंपियनशिप थी, तो उस टाइम पे हमने जॉन सीना को यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस करते हुए देखा था, जिसकी अब जो भी डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार हरकत करता है, कॉपी करता है, मुझे तो पूरी सस्ती कॉपी नजर आता है। लेकिन उस टाइम पे जब वो यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस हो रहे थे भाई, वो एक तरीके से इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अभी जॉन सीना ने रिवील किया कि ये जो विंस मैकमैन ने, जब मेरे पास यूएस चैंपियनशिप आई थी तो विंस मैकमैन के पास कोई आइडिया नहीं था कि करना क्या है मेरे इस यूएस चैंपियनशिप रेन के साथ। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कुछ आइडिया नहीं है तो फिर यूएस चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंजेस कर देते। तो सोचो उस टाइम पे जब आइडिया नहीं था तब वो किया, और इस टाइम पे ये किया जा रहा है ये सोच के कि जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा ग्रेट चीज है, वो भी तब जब वो जॉन सीना कर रहा था। और आज के टाइम में मतलब जॉन सीना के लेवल के सुपरस्टार्स ने तो नहीं किया। आप सैमी ज़ेन को बोल लोगे, इलिया ड्रैगनोव को बोल लोगे, तो उस टाइम पे मजबूरी थी वो, लेकिन वो मजबूरी थोड़ा चमत्कार में बदल गई, क्योंकि उसके बाद से जो यूएस चैंपियनशिप का स्टेटस है वो कुछ सालों तक अच्छा रहा था, 17-18 तक। उसके बाद फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से उसकी ऐसी तैसी कर दी। अब ट्रिपल एच आ गए हैं, तो अब तो खैर इसके बारे में ज्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकते। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 798 में। और इस मिस्ट्री अटैकर मास्क मैन से रिलेटेड स्टोरी लाइन में बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। सबसे पहले ये वैसे मैंने कमेंट सेक्शन में देख लिया था पहले, और आई थिंक हमको इतना स्मार्ट डब्ल्यूडब्ल्यू फैन होना चाहिए। डब्ल्यूडब्ल्यू कई बार ऐसा कर चुकी है, जब कोई ऐसी आइडेंटिटी होती है जो कि उनको अभी रिवील नहीं करनी होती, तो फैंस को गुमराह करने के लिए वो अलग अलग बंदों का यूज करते हैं। और वही चीज डब्ल्यूडब्ल्यू इस मास्क मैन वाली स्टोरी लाइन के साथ भी कर रही है। अगर आपको ऐसा लगा कि वॉर गेम्स में जो बंदा आया था और फिर मंडे नाइट ड्रॉ में जो बंदा आया, इनकी चाल ढाल थोड़ी सी अलग लग रही है, तो आप सही हो, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे करती है कि ताकि हम वो एक बंदा ना गैस कर पाए जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू इवेंचुअली रिवील करने वाली है। फिर पहले मैं आपको ये ट्वीट दिखाता हूँ और बाद में बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक बंदे ने इसी वाले, ये जो मास्क मैन आया मंडे नाइट ड्रॉ में, उसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, जिसपे 13,000 लाइक्स हैं। और यहाँ पे इसने ये लिखा है कि ये इतने ज्यादा इसको घसीटेंगे स्टोरी लाइन को तब तक फैंस इसके बारे में फिर केयर करना ही छोड़ देंगे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बोलोगे भाई अब तो मिस्ट्री अटैकर की आइडेंटिटी के बारे में बात करो, बताता हूँ, बस चिपके रहो। उसके बाद देखो कुछ स्पेकुलेशन फैंस की ये है कि ये जेक पॉल और लोगन पॉल हो सकते हैं। बहुत वाइल्ड गेस है, मुझे नहीं लगता डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा करेगी। फिर उसके बाद रिकी सेंट्स का भी नाम आया, जैसे मैंने आपको बोला था कि एकदम से अगर ये बंदा एनएक्सटी में चैंपियनशिप हार गया तो हो सकता है कि ये वो हो सकते हैं। बट अब एनएक्सटी में इनका हील टर्न हो गया, तो अगर वहां पे हील टर्न हुआ तो एज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये थोड़ा टाइम अभी एनएक्सटी में रहने वाला है, इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू इनको लेके नहीं आई। लेकिन जिस एक बंदे का नाम फैंस ने भी स्पेकुलेट किया, थोड़े से रूमर्स भी आ रहे हैं, वो ये है कि मंडे नाइट रॉ में हमने जिस इंसान को देखा था इस बार, वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि मोंटेज फॉर्ड हैं। और मोंटेज फॉर्ड के बारे में पिछले कुछ महीनों में हमने सुना भी था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इनको सिंगल्स पुश के लिए आगे लेके जा सकती है। मुझे तो ऐसी मिस्ट्री अटैकर वाली स्टोरी लाइन से टू बी ऑनेस्ट अभी ऐसी फीलिंग आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू शायद इसको बस अपने मतलब के लिए तब तक घसीटेगी। इनको मे बी जो इनका ओरिजिनल आइडिया होगा ये उसको भी चेंज कर सकते हैं। और कितना ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू स्टोरी लाइन्स का रिसेंट टाइम में रायता फैलाती है वो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले वो ट्वीट दिखाया कि कोई स्टोरी लाइन को कितना घसीटा जा सकता है भाई, सबसे पहले आप एक और ट्वीट देखो। यहाँ पे एक बंदा लिख रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू की जो स्टोरी लाइन है ना वो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग नहीं है, इट्स स्टोरी टेलिंग दैट टेक्स टू लॉन्ग। या भाई इससे बढ़िया आप शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। तो और फिर देख लो यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन है फैंस की वो नजर आ रही है भाई। ये रोमन रेंज, जे ऊसो, जिमी ऊसो, सीएम पंक वाला एंगल कुछ हफ्तों इन्होंने हम मतलब भाई देखो, हर एक इंसान के दिन में कुछ सोचने की समझने की क्षमता होती है। ये डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन फालतू में हमारा दिमाग इतना ज्यादा, उसकी वो जो कैपेबिलिटी है ना पूरे 24 घंटों की, इतना उसको निचोड़ लेती है और एंड में उसका कुछ रिजल्ट भी निकलता। आई थिंक अब मैं आउट लाउड ही कह सकता हूं कि हमने विंस मैकमैन को ब्लेम किया इस चीज के लिए कि उनकी जो स्टोरी है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, अचानक से कुछ भी पलट जाता है। ये और ज्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसने रुकने का नाम ही नहीं लेना होता। जजमेंट डे की स्टोरी देख लो, 1 साल पहले की डब्ल्यूडब्ल्यू की वीडियो है जहां पे 11 नवंबर को ये बोल रहे हैं कि जजमेंट डे में क्रैक्स आने शुरू हुए हैं। और इस क्रैक को आते आते अब पता नहीं ये कब गुफा बनने वाला है, कुछ आइडिया है नहीं उसका, लेकिन अब तक ये 1 साल से स्टोरी लाइन चल रही है। और जरा मुझे जेकब फार्टू का भी कोई समझा दे। इन्होंने जेकब फार्टू के ऊपर मिस्ट्री अटैक करवाया, ठीक है, उसके बाद 1-2 हफ्ते इन्होंने स्मैकडाउन में मेंशन कर दिया कि ड्रू तूने तो नहीं किया, कहीं कोडी तूने तो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने वो वाली स्टोरी लाइन को भी ड्रॉप कर दिया। इस मामले में अब मैं विंस मैकमैन को आगे रख सकता हूं। मैंने इनफ डब्ल्यूडब्ल्यू देख लिया ट्रिपल एच के अंडर में बुक होते हुए, कि जहां हम लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग की बात के लिए शुरू में अप्रिशिएट कर रहे थे ट्रिपल एच को,
पता नहीं क्या चीजें चेंज हुई हैं कि अब वो तो चीज नजर ही नहीं आ रही, उल्टा इतना ज्यादा किसी स्टोरी लाइन को एक घसीट देते हैं कि लगता है भाई मेरा तुमने दिमाग इसमें इतना लगवाया क्यों, इससे अच्छा तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही देख लेता, यही बोल सकता हूं मैं तो इसके बारे में। पता नहीं इसको कितना स्ट्रेच करते हैं, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स एनिवर्सरी वाले एपिसोड की, जो कि 5 जनवरी को होने वाला है। उसका ग्राफिक आप यहाँ पे देख सकते हो, सीएम पंक, ब्रॉन ब्रेकर हैं यहाँ पे जिनका चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, पीछे पॉल हेमन भी फीचर है। और आप में से मेरे से लोगों ने कमेंट करके पूछा कि भाई सीएम पंक कहाँ पर है, तो स्पेकुलेट लोगों ने ये किया था कि उनका जो डॉग है, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा तो शायद इस वजह से उन्होंने ब्रेक लिया, लेकिन पता ये चला है कि किसी मूवी की शूटिंग में बिजी हैं सीएम पंक, इस वजह से वो इस हफ्ते भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में नहीं थे। अभी उनके शेड्यूल के बारे में कुछ क्लैरिटी है नहीं, पता नहीं है कि क्या वो अगले एपिसोड में भी फीचर होंगे या फिर नहीं। और रिसेंटली तो सीएम पंक के कैरेक्टर के बारे में बहुत बातें हो रही है, जैसे मैंने आपको कुछ वीडियो पहले बोला नहीं था कि ये सीएम पंक मुझे वो सीएम पंक नहीं लगता जो कि इस सीएम पंक को होना चाहिए था, जिस सीएम पंक के लिए फैंस ने इतना चैंट किया था, क्योंकि अपने कैरेक्टर को किस तरीके से लेते हैं। तो अब वो बातें जो हैं इंटरनेट पे भी IWC में भी शुरू हो चुकी हैं। आई होप यहाँ से WWE कुछ सही करे, सिर्फ एक स्टोरी लाइन में नहीं बल्कि बहुत 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 सारी चीज़ों में। कल मंडे नाइट रॉ के बिल्कुल एंडिंग मोमेंट में हमने देखा था कि ब्रॉन्सन रीड ने जो है एक वो तगड़ी वाली सुनामी लगाई थी, इसका एक डिफरेंट एंगल भी आया। और भाई यहाँ पे तो देखो, जैसे ही ब्रॉन्सन रीड ऊपर कूदा है LA नाइट के, वो कार के जो सस्पेंशन है वो इतने ज़्यादा अंदर गए हैं। और ये तो भाई आप इस वाले स्पॉट को ना ऐसे भी नहीं कर सकते कि कैसे इसको और ज़्यादा सेफ और ऐसा बनाया एनवायरनमेंट कि किसी को इंजरी ना हो, क्योंकि भाई ये तो नीचे फिर आपका लगा ही हुआ है ना कार, उस पर तो अब जो इम्पैक्ट आएगा आपका सैंडविच तो बनना ही है। ऊपर से ब्रॉन्सन रीड जैसा बंदा जो है कि कम से कम 130 किलो का तो होगा, वो ऊपर से आके कूदता है, तो आई थिंक LA नाइट को अब लंबी छुट्टी पर जाना पड़ जाएगा। रिपोर्ट्स तो वैसे LA नाइट के बारे में भी आई हैं कि उनको 2026 में WWE बहुत तगड़ा बुक करने वाली है, बट अगेन ये वाले ट्रैप में हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि यही सेम बात कुछ टाइम पहले फिन बैलर के लिए भी कही गई थी। अब से 3 दिनों में होने वाले हैं जॉन सीना रिटायर, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में होगा उनका आखिरी मैच अगेंस्ट गुंथर, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरीके से रिटायर नहीं हो रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि देखा मैंने बोला था कि SNMA में जॉन सीना रिटायर नहीं होगा, तो आपको अभी इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डिफरेंट डील उन्होंने साइन करी है WWE के साथ, जो कि उनको WWE में स्टे करवाने वाली है। और ये डील कैसे काम करने वाली है, और हाँ वो बैठक वाली जो टिकट्स हैं वो आज रात तक मैं सबको मेल कर दूंगा। हमको जितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना था हम वो करवा चुके हैं, अब सीधा बैठक में मिलेंगे जॉन सीना के लास्ट मैच के लिए। और उस मेल में सारी चीज़ें सही से देख लेना, चेक कर लेना, उस हिसाब से आओगे तो इवेंट में आपको जो मज़ा है वो और ज़्यादा आएगा। तो क्या हुआ देखो, जॉन सीना ने 5 साल की WWE के साथ एक ब्रांड एम्बेसडर वाले रोल के लिए डील साइन करी है, यानी कि इसे एक्सप्लेन करने की आती मुझे ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी WWE को रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी वहाँ पे जॉन सीना होंगे। हाँ, इन रिंग रिटायरमेंट उनकी पूरी तरीके से होने वाली है, ऐसा बार बार जॉन सीना ने अपने इंटरव्यूज में बोला है, लेकिन हम फैंस तो तभी वैसे पता तो है ही रिटायर हो ही जाएंगे, ठीक है वही मान के चल रहे हैं, लेकिन एक बार रिटायरमेंट देख लेंगे तो पूरी तरीके से तसल्ली हो जाएगी कि हाँ दैट वाज द लास्ट मैच ऑफ जॉन सीना का WWE करियर। और बाकी फिर क्रिस वैन व्लीट के साथ पॉडकास्ट में आके भी बड़ी सारी मस्त बातें उन्होंने बताई। एजे स्टाइल्स का हमने जो इंट्रोडक्शन देखा था उसके पीछे हाथ जॉन सीना का ही था, और हाथ ऐसा था कि उन्होंने WWE में बैक स्टेज लोगों को भी नहीं बताया था कि वो ऐसी अनाउंसमेंट करवाने वाले हैं एजे स्टाइल्स के लिए। और बाद में जाके उनको फिर सॉरी भी बोलना पड़ा था कि देखो भाई मैंने अपनी मन मर्जी से कुछ चीज़ें कर दी। फिर ब्रॉक लेसनर के साथ जो उनका मैच था उसके बारे में पूछा कि भाई ये क्या था, तो सिंपल सी एक बात बोली ब्रॉक लेसनर अप और जॉन सीना वाले इस मैच के बारे में जॉन सीना ने कि देखो वो स्टैब्लिश करने के लिए था ब्रॉक लेसनर को एक डोमिनेंट फोर्स जो कि दोबारा से माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर खड़ा है। तो इस मैच का सिर्फ इतना सा एक्सप्लेनेशन दिया और बहुत ज़्यादा जॉन सीना ने डिप्लोमेटिक आंसर दिए इस पूरे पॉडकास्ट में, वो सेटिस्फैक्शन वाली फील नहीं आई। और वो इस वजह से क्योंकि वो पूरी तरीके से WWE को यहाँ पे डिफेंड कर रहे थे। फिर जॉन सीना का जो हील टर्न हुआ एलिमिनेशन चेंबर में उसके बारे में भी पूछा, तो इस पे तो बिल्कुल क्लियर बोल दिया जॉन सीना ने कि देखो एलिमिनेशन चेंबर को हमको बड़ा बनाना था, ओरिजिनली प्लान ये नहीं था, हमने इसको फिर बड़ा बना दिया मेरे हील टर्न के साथ में। और इसके ऊपर भी कुछ खास ऐसे जॉन सीना ने जवाब दिया नहीं, मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के बाद अच्छे तरीके से जॉन सीना कुछ बात बोलेंगे। और रॉक ने तो वैसे बोल ही दिया था कि भाई इनके टिकट्स वगैरह नहीं बिक रही थी तो इन्होंने मुझे बुलाया। भाई रॉक ने भी क्या ही बात बोल दी यार आके कि WWE और TKO को इतना छोटा दिखा दिया। फिर उन्होंने अपने उस कमेंट उस वाली स्टेटमेंट के बारे को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जो उन्होंने बोला था कि भाई मैं तो 200 से ज़्यादा डेट्स वर्क करने वाला था। वो कहते हैं कि भाई मैं सही में इसी आइडिया के साथ आया था और मेरा कोई प्लान नहीं था WWE के शेड्यूल के साथ मूवीज़ वगैरह बनाने का। वो तो जब मुझे डेट्स ही 36 मिली तो मुझे लगा कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं इतना इधर उधर आना जाना कर सकता हूँ। और जॉन सीना फिर यहाँ पर यही बताते हैं कि वो लगातार 40 घंटे बिना सोए रह सकते हैं और इन्होंने इस आदत को डाल लिया है अपने इतने हेक्टिक शेड्यूल की वजह से, जो कि अच्छा तो नहीं है ऑब्वियसली। आपके
आपको स्लीप एटलीस्ट 7-8 घंटे की तो लेनी चाहिए, लेकिन भाई फिर वो जॉन सीना वाला बंदा है। कभी कभी वैसे मेरे साथ भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो डेड फील होता है, आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से। और अपने रिटायरमेंट के साथ साथ ब्रॉक लेसनर के रिटायरमेंट के बारे में भी कॉमेंट कर दिया जॉन सीना ने, और एग्जैक्ट जो उन्होंने बोला वही मैं कोट करके बताता हूँ। वो कहते हैं, Only my perspective, Brock Lesnar is an attraction we are going to build until he rides off into the sunset। यानी वो उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, विच आई थिंक विल बी इन मिनेसोटा और क्रिएटिवली वेरी सून। तो इससे वो ये बता रहे हैं कि अगले साल जो मे बी वो समर स्लैम की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि अगले साल की जो समर स्लैम होने वाली है मिनेसोटा में, वहां पे ब्रॉक लेसनर रिटायर हो जाएंगे। अभी तक हमने किसी और डब्ल्यूडब्ल्यू के सोर्स की तरफ से बात नहीं सुनी है, ये सिर्फ जॉन सीना ने बोली है, सिर्फ फैंस की स्पेकुलेशन थी। तो क्या अगले साल फिर ब्रॉक लेसनर भी रिटायर हो रहे हैं, और क्या फिर सामने गुंथर आने वाले हैं? क्योंकि गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच ये बहुत टाइम से एक ड्रीम मैच की तरफ फैंस इसको देखते हैं। वैसे ब्रॉक लेसनर के सिनेरियो में लोग ड्रीम मैचेस की बात करते नहीं, क्योंकि उनको लेके जो फैंस का पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी बदला हुआ सा है पिछले कुछ सालों में, जो भी उनके साथ चीज़ें हुई हैं या फिर जो भी उनके ऊपर एलिगेशंस लगे, जिसके बारे में अभी हमको कोई कंक्लूजन हमको नहीं पता, क्योंकि कोर्ट की तरफ से अभी कुछ आया नहीं है। बट ये सिर्फ जॉन सीना का कहना है, प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू कभी भी कैसे भी चेंज कर देती है। और आई थिंक जिस तरीके की शेप में है ब्रॉक लेसनर, लंबा तो भाई अभी बंदा बहुत टेके जाएगा, क्योंकि इसका तो जॉन सीना की तरह भी नहीं है कि भाई इसको डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई ज़्यादा बहुत प्यार है, पैसों से ज़्यादा प्यार है। तो फिर ये आपको 60-65 साल तक भी लेके जा सकता है। और अगर ब्रॉक लेसनर जैसे जीन्स हो तो भाई फिर तो और ज़्यादा सेंस बनता है। अगर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की पिछले कुछ टाइम में जो फंक्शनिंग रही है, ये टीकेओ को लेके, डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके, ट्रिपल एच को लेके खुंदक है ना, तो ये चीज़ आपके कलेजे को इतनी ज़्यादा ठंडक पहुंचाने वाली है कि आप भी बोलोगे वाह रोहित भाई क्या बात बता दिया आपने। तो आपको याद होगा, ये मैंने भी बताया था चैनल पे, कि ट्रेविस स्कॉट के साथ एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर रही थी, और फिर रूमर्स में आया था कि ट्रेविस स्कॉट हो सकते हैं, जॉन सीना हो सकते हैं, लोगन पॉल साथ में हो सकते हैं। लोगन पॉल ने बताया अपने पॉडकास्ट में कि भैया सही में इन्होंने मैच प्लान किया था, और वो हुआ कैसे नहीं उसकी स्टोरी सुनो। जिस दिन इनको मैच की अनाउंसमेंट करनी थी, ऑब्वियसली मैच अनाउंस होता तो सारे सुपरस्टार्स वहां पे प्रेजेंट भी होने थे, ट्रेविस स्कॉट को भी वहां पे होना था, लेकिन ट्रेविस स्कॉट ये जो है नशेड़ी आदमी, ये आया ही नहीं। और ये आया ही नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यू को लगा भाई ये क्या हो रहा है, हमको आज मैच अनाउंस करना है, बंदा निकल के नहीं आया। तो वो समझ गया भाई जब ये बंदा अपनी मैच के अनाउंसमेंट पे नहीं आ रहा तो इस पर हम क्या ही भरोसा कर सकते हैं। तो वो जो भाग रहे थे ना बहुत ज़्यादा ट्रेविस स्कॉट के पीछे, रेसलमेनिया भाई तबाह कर दी इन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए, ट्रेविस स्कॉट को वहाँ पे फीचर करके, फिर रॉक को भी नहीं लेके आए थे। तो वो बड़ा ही अजीब सी एंडिंग लगी रेसलमेनिया में। जॉन सीना जो मैच जीते थे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाला, तो अब इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को भी उसका वो कहते हैं ना कर्मा वो मिल गया कि तुमने फैंस के साथ ऐसा किया, तो देखो अब ट्रेविस स्कॉट भी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा। और डेफिनेटली इसके बाद तो अब कोई चांस ही नहीं है कि ट्रेविस स्कॉट को आप कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में देखने वाले हैं। और ये वही बंदा है जिसकी बैक स्टेज से मैंने कुछ तो क्लिप देखी थी, जो कह रहा था भाई मैं तो अपना मेन प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ, मैं तो मेन प्रोफेशन बनाऊंगा डब्ल्यूडब्ल्यू को। ट्रिपल एच के बड़ा खुश होता है, अरे वाह भाई मजा आ गया, एक बहुत ही ऐसा बंदा मिला जो ज्यादा व्यूअर्स को लेके आ सकता है। लेकिन एंड में इसने ही डब्ल्यूडब्ल्यू के मुंह पे कर दिया बड़ा वाला धप्पा। कल मंडे नाइट रॉ में हमने जे ऊसो को देखा कि भैया उन्होंने जिमी ऊसो को ज्वाइन कर लिया है, और वो दोबारा से टैग टीम डिवीजन में आ चुके हैं। लेकिन क्या ये डब्ल्यूडब्ल्यू का परमानेंट मूव है? देखो कल वाली वीडियो में तो अभी फोन गिर जाता, कल वाली वीडियो में हमने इस चीज को अप्रिशिएट कर लिया कि चलो भैया अब जे और जिमी ऊसो साथ में होंगे। तो वो जो फोर्स्ड रन लग रहा था जे ऊसो का पिछले कुछ महीनों से, डब्ल्यूडब्ल्यू उस पर फुल स्टॉप लगाने वाली है। बट हमने इससे पहले मंडे नाइट रॉ में एक एंगल देखा था जहां पे जे ऊसो पगला रहा था। तो पगलाने के बाद अगली मंडे नाइट रॉ में जो हुआ उसका इतना सेंस तो बना नहीं। लेकिन ये भी मान सकते हो कि वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यू की चीजों का कौन सा सेंस बनता है, वो एक दिन कुछ और सोचते हैं, दूसरे दिन कुछ और सोचते हैं। तो इसको भी हम मान सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट स्टोरी लाइन का ये भी एक रिजल्ट है। बट ऐसा हो सकता है कि शायद जे ऊसो जिमी ऊसो के साथ आए ही इसलिए हैं ताकि उनका यहाँ पे हील टर्न हो जाए, और हील टर्न अपने भैया के ऊपर करने से अच्छी जगह शायद और कुछ हो नहीं सकती। अब भाई मैं तो नहीं चाहूंगा भाई, सही में भले ही ऐसा हो जाएगा कि जे ऊसो के कैरेक्टर में कुछ अलग है, भाई कुछ टाइम अभी आप टैग टीम डिवीजन में चलाओ यार, अभी वो अलग से उनको मत लेके जाओ, क्योंकि फैंस वैसे भी पसंद कर नहीं रहे हैं, और पसंद नहीं करे तो अब जबरदस्ती हील टर्न भी कर दोगे तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत चेंज होने वाला है। बंदा तो वही रहेगा। और रिसेंटली उसने हील वाली शेड्स दिखाई, लेकिन वो ऐसी तो नहीं थी कि मैं बोलूँ अरे वाह भाई अगर जो पूरा फुल ब्लोन एक जे ऊसो हील आता है तो उसमें कुछ मजा आएगा देखने में। तो मेरा तो इसके बारे में ये ओपिनियन है। बट स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा हो सकता है कि कर दे कि ये जे ऊसो जो जिमी ऊसो के साथ आए हैं वो सिर्फ उनके हील टर्न के लिए हो। पर्सनली मैं टू बी ऑनेस्ट नहीं देखना चाहता अभी ऐसा। जब भी डब्ल्यूडब्ल्यू के शो सऊदी अरेबिया में होते हैं तो एक फैंस का क्रिटिसिज्म आता है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए कि भैया सऊदी अरेबिया के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत सारी चीजें करती हैं, जिसकी वजह से देख के ऐसा लगता है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन है उसमें एक तरीके से ये सऊदी अरेबिया
अरेबिया के शोज बाधा बनने का काम करते हैं कि यार अरे ये चल रहा था, इन्होंने अच्छा सऊदी अरेबिया के शो के लिए ऐसा कर दिया। बट यही चीज शायद इस बार फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आने वाली है, और इसके पीछे रीजन है अगले साल होने वाली सऊदी अरेबिया से रॉयल रंबल, जिसमें चांसेस काफी हाई हैं कि रोमन रेंज का भी पार्टिसिपेशन होगा। और मैंने आपको बताया था कि ब्रॉन ब्रेकर भी इस समय रूमर्स में काफी ऊपर चल रहे हैं, ऑड्स में काफी ऊपर चल रहे हैं कि वो इस रॉयल रंबल को जीतेंगे। बट क्यों ये चांस बहुत ज्यादा है कि अगले साल की रॉयल रंबल रोमन रेंज ही जीते, उसके पीछे रीजन है सऊदी अरेबिया की खुद की अथॉरिटी, क्योंकि उनको हमेशा चाहिए होता है कि जब भी उनके कंट्री में कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी शो हो रहा है, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यू का हो, चाहे वो अभी काफी सारे और भी कॉम्बैट स्पोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हेडलाइन बनाने वाली चीज होनी चाहिए। और यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में होता है कि वो बड़ी हेडलाइंस बना सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट है। तो अगर रोमन रेंज जीतता है सऊदी अरेबिया में होने वाली पहली रॉयल रंबल को, तो सऊदी अरेबिया के लोगों को, वहां की अथॉरिटी को, जो टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। और इस वजह से चांसेस काफी हाई हैं कि एक बड़ा नाम अगले साल की रॉयल रंबल जीतेगा। और अभी जिस तरीके से रोमन रेंज का नाम ऑड्स और स्पेकुलेशन में काफी ज्यादा है, तो उनका सबसे बेटर चांस है अगले साल की रॉयल रंबल जीतने का। और ये तो हो गया सऊदी अरेबिया में चीजों को बड़ा करने के लिए, उनको खुश करने के लिए। फिर फैंस के लिए खुशी की बात ये हो जाएगी कि रोमन रेंज वर्ल्ड चैंपियनशिप पिक्चर में आएंगे। तो भाई देख लो, अब सऊदी अरेबिया में अब डब्ल्यूडब्ल्यू बड़े बड़े शोज करती है, तो अब बड़े बड़े आउटकम भी निकालने होते हैं, और उसके लिए आपको एक बड़ा नाम जिताना होता है रॉयल रंबल में। और शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इस साल वाली गलती नहीं करने वाली जो उन्होंने जे उसो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी, क्योंकि इतना ज्यादा कोई उसका रिटर्न तो मुझे लगता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू को मिला है। और जाते जाते उस चीज को भी कवर कर लेते जो मैंने आपको बताया था कि अंडरटेकर कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। स्पेकुलेट वैसे हमने कर ही लिया था, और वही चीज सही निकली, क्योंकि एजे स्टाइल्स के साथ अंडरटेकर का पॉडकास्ट आने वाला है। और एक सिनेमा वाले पॉडकास्ट के लिए बस अब आप लोग स्टे ट्यून रहो, क्योंकि ये बोनयार्ड मैच से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताएंगे। बाकी इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख लिया है तो भाई से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।